हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब। जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी 12th लेवल प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज के प्रत्येक सेट में आपके 40 क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है, जिनका पैटर्न और लेवल एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पर आधारित है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप क्लास अटेंड करते हैं तो सॉल्व करते समय आप क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट बॉक्स में दिया करिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर साझा कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे पेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए चैनल पर ऑलरेडी 50 मार्क्स प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? राजीव मेहमानी, श्रीनिवास राव, शुभांशु शुक्ला या फिर ज्ञानेश कुमार। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। राकेश शर्मा अंतरिक्ष स्टेशन पर कब गए थे? तो राकेश शर्मा गए थे आपके 1984 में, जबकि शुभांशु शुक्ला कब गए हैं? तो ये गए हैं आपके 25 जून 2025 में। डेट भी आपको लर्न करना है। शुभांशु शुक्ला किस मिशन के अंतर्गत गए हैं? तो शुभांशु शुक्ला मिशन के अंतर्गत गए हैं, उसका नाम है आपका एक्जियम 4। ध्यान रखिएगा, मिशन इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। शुभांशु शुक्ला कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो शुभांशु शुक्ला बिलोंग करते हैं आपके लखनऊ शहर से, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारतीय दूसरा कौन बना है अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले राकेश शर्मा के बाद में? तो शुभांशु शुक्ला। कब गए हैं? तो 25 जून 2025 को। किस मिशन के अंतर्गत गए हैं? तो एक्जियम 4। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो लखनऊ शहर से आपके ये बिलोंग करते हैं। सही आंसर होगा इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में पद ग्रेड किसने किया है? बी नारायण, संजय मल्होत्रा, ज्ञानेश कुमार या फिर मनोज कुमार। तो देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर, इनका नंबर भी आपको लर्न करना है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पद ग्रेड किसने किया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, संजय मल्होत्रा को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर बनाया गया है। अब ये जो संजय मल्होत्रा हैं, किसके स्थान पर आपका गवर्नर बने हैं, किनको रिप्लेस किया है? तो रिप्लेस किया है शक्तिकांत दास को। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। शक्तिकांत दास को ये रिप्लेस करके आपके बने हैं गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के। कौन से? 26 नंबर के। बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 1 अप्रैल 1935 को। डेट इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछी जाती है। जबकि इसका नेशनलाइजेशन यानी आपका राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया? कई बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संजय मल्होत्रा को हाल ही में 26वें गवर्नर के रूप में बनाया गया है भारतीय रिजर्व बैंक का, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935, नेशनलाइजेशन अर्थात आपका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है। हाल ही में जाकिर हुसैन का निधन संयुक्त राज्य अमेरिका में हो गया। उनका संबंध किससे था? तबला वादक, सितार वादक, शहनाई वादक या फिर बांसुरी वादक। तो देखिए, यहाँ पर आपसे क्या बोला है, हाल ही में जाकिर हुसैन का निधन हो गया। निधन कहाँ पे हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। उनका संबंध किससे है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, उनका संबंध आपका तबला वादक से, यानी तबला से इनका संबंध है। ये आपके तबला वादक थे। इनका निधन कहाँ पे हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है, ध्यान रखिएगा।
इनके पिता का नाम इम्पोर्टेंट है, लर्न करना है, क्योंकि वो भी बहुत बड़े आपके तबला वादक रह चुके थे। आपका इनके पिता का नाम है अल्लाह रखा। क्या नाम है? अल्लाह रखा इनके पिता का नाम है, लर्न कर लीजिएगा। कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है कि जाकिर हुसैन के पिता का नाम क्या है। बात करते हैं जाकिर हुसैन की उपलब्धियों के बारे में। तो इन्हें आपके कई बार अवार्ड मिले हैं। अवार्ड स्टार्ट कब से होते हैं? तो 1988 में इन्हें आपका पद्म श्री मिला है। देखिए, जब इस तरह की पर्सनैलिटी कोई एक्सपायर होती है, निधन होता है, तो उनसे रिलेटेड अवार्ड आपके इम्पोर्टेंट आपके हो जाते हैं। जबकि 2002 में इन्हें मिला है आपका पद्म भूषण। और 2023 में इन्हें मिल चुका है आपका पद्म विभूषण। तो ये भी आपको लर्न करना है, ध्यान रखिएगा। तीनों ही आपके इम्पोर्टेंट हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से है। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, क्लोरीन का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में आपका प्रयोग किया जाता है क्लोरीन गैस का। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो NaHCO3 इसका फॉर्मूला होगा ब्लीचिंग पाउडर का। इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है आपका डाई बनाने में, अर्थात कलर को, जो कपड़े होते हैं उनको कलर करने में इसका प्रयोग किया जाता है आपका डाई बनाने में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। धातु अम्ल के साथ अवक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है लवण और क्लोरीन, लवण और क्षार, लवण और हाइड्रोजन, लवण और पानी। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करती है तो क्या क्या उत्पन्न करती है। आप रिएक्शन से भी देख लीजिए। मान के चलिए कोई भी धातु है आपकी, कोई भी मेटल है, आप आयरन ही ले लीजिए। जब आप किससे क्रिया कर रही है, अम्ल से क्रिया कर रही है, तो आपको क्या प्राप्त होता है। यहाँ मैंने आपका सोडियम ले लिया और आपको रिएक्शन करा दी आपके HCl से, क्योंकि सोडियम धातु है आपकी, HCl से रिएक्शन करा दी तो आपका क्या बनेगा, NaCl+H2, अर्थात यहाँ पे 2 ले लीजिए जिससे कि आपको वैलेंस हो जाए। तो देखिए ये आपके क्या है, रिएक्टेंट है, और यहाँ पर आपके प्रोडक्ट आपको प्राप्त हुए हैं। आपका NaCl क्या होता है, NaCl आपका लवण होता है, जबकि H2 आपकी हाइड्रोजन गैस होती है। तो अब इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे ऑप्शन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, लवण और हाइड्रोजन प्राप्त होता है जब धातु किसी भी अम्ल से क्रिया करती है तब। GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है कि GST को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, यानी सर्वप्रथम सबसे पहले GST किसने लागू की थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, सबसे पहले आपके फ्रांस देश ने GST को लागू किया था। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी है आपकी पेरिस, एक यूरोपियन कंट्री है, ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंट है आपका। एनुअल मैक्रोन इसके यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति हैं। सबसे पहले इन्होंने कब आपकी GST स्टार्ट की थी? तो 1954 में सबसे पहले आपकी स्टार्ट की थी फ्रांस ने। GST क्या है आपका? तो GST आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है आपका? इनडायरेक्ट आपका टैक्स है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में GST के बारे में। तो GST की फुल फॉर्म क्या होती है? तो GST की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस प्रकार का टैक्स है ये आपका। इनडायरेक्ट टैक्स है आपका। भारत में ये कब लागू किया गया था, कब आया था? तो ये 101वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में इसे लागू किया गया है, ध्यान रखिएगा। कब से लागू किया गया है? तो ये किया गया है आपका 1 जुलाई 2017 से। इसलिए हम 1 जुलाई को क्या मनाते हैं, 1 जुलाई को GST दिवस
मनाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। क्वेश्चन में पूछा गया था कि सबसे पहले जीएसटी किसने देश ने लागू की थी या किस देश लागू करने वाला था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता? म्यांमार, भूटान, चीन या फिर ताइवान। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के साथ कौन सा देश आपका सीमा साझा नहीं करता, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 ताइवान भारत के साथ में सीमा साझा नहीं करता। जबकि आपका म्यांमार, भूटान, चीन तीनों देश ही आपके सीमा साझा करते हैं। इनके साथ साथ में और कौन कौन से देश भारत के साथ सीमा बनाते हैं, तो पश्चिम में आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है आपका, नॉर्थ में आपका नेपाल है, ईस्ट में आपका बांग्लादेश है। तो ये देश आपके भारत की सीमा को साझा करते हैं, भारत की सीमा इनसे टच होती है। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 ताइवान की सीमा भारत से नहीं लगती। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन आपका सम्मिलित है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आप इस पर ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में एक्चुअली में पूछा क्या गया है। लोथल, हरियाणा, रोपन, गुजरात, राखीगढ़ी, पंजाब या कालीबंगा, राजस्थान। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है। ये आपके हड़प्पा कालीन कुछ प्रमुख स्थान हैं जो कि भारत में अलग अलग स्थानों पर पाए गए हैं, अलग अलग राज्यों में पाए गए हैं। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो ये आपके घाघरा नदी के किनारे है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। कहाँ पर पड़ता है ये? तो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के भी कौन से डायरेक्शन में है? तो ये वेस्ट डायरेक्शन में, जहाँ पर आपका गंगानगर वगैरह आपके जो शहर हैं। अब देखिए आगे भी देख लीजिए, लोथल कहाँ पर स्थित है? तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है, जबकि रोपड़ आपका स्थित है पंजाब में और राखीगढ़ी आपका स्थित है हरियाणा में। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? राज्य चुनाव आयोग, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, वित्त आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2 वित्त आयोग से आपका संबंधित है, आर्टिकल नंबर 280। अदर ऑप्शन देख लीजिए। राज्य चुनाव आयोग का संबंध कौन सा आर्टिकल है? तो 243 का की आपका संबंधित है राष्ट्रीय आयोग से। राष्ट्रीय चुनाव आयोग से कौन सा संबंधित है? तो राष्ट्रीय चुनाव आयोग से संबंधित है आपका 324। संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है आपका 312। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी बार आपसे पूछे गए हैं, हो सकता है मैचिंग में भी पूछ लिए जाएं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक या फिर लॉर्ड कर्जन। तो देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया कि किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था या प्रतिबंध लगाया था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वाला व्यक्ति था। इसने यहाँ पर कब प्रतिबंध लगाया था? तो प्रतिबंध लगाया गया है 2829 में। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। उसमें एक लीगली बना दिया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अदर को भी देख लीजिए, जैसे आपके लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन को किसके लिए जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में रेगुलर जनगणना के लिए इन्हें जाना जाता है आपका। इनके समय रेगुलर जनगणना आपकी भारत में स्टार्ट हुई थी प्रत्येक 10 साल में। जबकि लॉर्ड माउंटबेटन को किस लिए जाना जाता है? तो लॉर्ड माउंटबेटन को जाता है भारत पार्टिसिपेशन के लिए। भारत का जो पार्टीशन हुआ था उसके लिए जाना जाता है किसको? लॉर्ड माउंटबेटन को। इन्हीं के समय भारत आज़ाद हुआ था और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन 1947। जबकि लॉर्ड कर्जन के समय किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल।
यानी बंगाल का पार्टीशन करने के लिए जाना जाता है आपके लॉर्ड कर्जन को। और बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1905 में। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस अखबार को गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया गया? इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया या फिर इंडियन मिरर। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा अखबार है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया गया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, इंडियन ओपिनियन आपका नामक अखबार है, जिसे महात्मा गांधी जी के द्वारा आपका दक्षिण अफ्रीका में संपादित किया गया। अब ये कब किया गया, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो ये किया गया था आपका 1903 में। अब महात्मा गांधी जी के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका के टर्म में कई बार क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर आपके डरबन एक शहर है आपका, क्या है, डरबन एक शहर है दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ पर इन्होंने फिनिक्स नामक आपकी एक संस्था या हॉस्टल टाइप को उन्होंने एक उसकी स्थापना की थी। किसकी? फिनिक्स हॉस्टल की स्थापना की थी, या फिर कह सकते हैं कि अस्पताल की स्थापना की थी। वहाँ पर लोगों को रहने सहने के लिए व्यवस्था थी आपकी। बात करते हैं महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट कर आए थे? तो 9 जनवरी 1915 में लौट कर आए थे महात्मा गांधी जी भारत। इसलिए हम प्रत्येक 9 जनवरी को अप्रवासी दिवस भी मनाते हैं। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंडियन ओपिनियन गांधी जी के द्वारा संपादित किया गया दक्षिण अफ्रीका में एक अखबार है। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना हाल ही में शुरू की गई? कोलकाता, कोच्चि, विशाखापट्टनम या फिर मुंबई। रेलवे का आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लर्न करना कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपका भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना किस शहर में आपकी शुरू की गई है। देखिए इस तरह के जब जब फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, वो हमेशा आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, कोच्चि शहर। कोच्चि कहाँ पर स्थित है? तो कोच्चि आपका शहर स्थित है आपके केरला में। अब ये स्टार्ट कब हुई है? तो ये स्टार्ट हुई है आपके जुलाई 2016 में। इसको भी आपको लर्न करना है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, गरुड़ उपनिषद, भाग्य उपनिषद, महावाक्य उपनिषद। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते क्या है आपका? तो सत्यमेव जयते है आपका राष्ट्रीय वाक्य है। क्या है आपका? राष्ट्रीय वाक्य घोषित किया गया है सत्यमेव जयते का। सत्यमेव जयते का मतलब होता है हमेशा सत्य की जय होती है या फिर विजय होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई 1 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? कानपुर, जयपुर, लखनऊ या फिर चेन्नई। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना इकाई 1 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, कानपुर शहर में इसका उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो उद्घाटन किया गया है आपके मोदी जी के द्वारा। बात करते हैं कानपुर के बारे में। तो कानपुर आपका कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है। जैसे कानपुर को किस नाम से जानते हैं? तो कानपुर को नाम से जानते हैं हम नॉर्थ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। नॉर्थ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी कानपुर को जानते हैं। कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है आपका गंगा नदी के किनारे पर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर उज्जैन। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन
का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, भोपाल में इसका आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन, महासम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। बात करते हैं आपकी अहिल्या देवी जी के बारे में। तो इनके 300वें वर्ष यानी जो जन्म तिथि है उस पर आपका इस आयोजन किया गया था, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भोपाल किसकी राजधानी है? तो भोपाल राजधानी है आपकी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के सीएम भी यहाँ पर उपस्थित थे, जिनका नाम क्या है आपका? मोहन यादव। भोपाल को किस नाम से जानते हैं? तो भोपाल को हम झीलों की सिटी कहते हैं, यानी सिटी ऑफ लेक के नाम से इसे हम जानते हैं। सही आंसर होगा इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1, भोपाल। संविधान हत्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जून, 26 नवंबर, 25 दिसंबर या फिर 31 दिसंबर? तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, संविधान की हत्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं वो इम्पोर्टेंट फैक्टर आप देख लीजिए। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं आपके पास, क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी आपकी, तो उन्होंने जब आपकी सरकार पे कुछ लोग बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने सडनली आपका 25 जून 1975 में क्या किया था, बिना सोचे समझे आपका राष्ट्र आपातकाल घोषित कर दिया था। क्या कर दिया था? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया था, जिसमें जितने भी लोग थे उनको ले जाकर जेल में बंद कर दिया गया था। इसलिए आपकी मोदी सरकार ने 25 जून को हम राष्ट्रीय संविधान हत्या दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना प्रारंभ किया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारतीय नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दोस्ती? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, ईरान से निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से लोग निकाले गए हैं। किसके द्वारा? इंडिया सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं, देखिए अलग अलग ऑपरेशन है, इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन सिंदूर किसके खिलाफ चलाया गया था? तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था आपका टेररिज्म के खिलाफ। किसके खिलाफ चलाया गया था? टेररिज्म के खिलाफ चलाया गया था। जब अपने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, तो उसके बाद आपका ये पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन गंगा कब चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन से निकालने के लिए, यानी यूक्रेन और रसिया का जब युद्ध हो रहा था, तो वहाँ से भारतीय लोगों को निकालने के लिए सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था वो चलाया गया था आपका ऑपरेशन गंगा। दूसरा है ऑपरेशन दोस्ती, कब चलाया गया था? तो ऑपरेशन दोस्ती जब आपकी तुर्की में क्या आया था, भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, तो उसकी हेल्प करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, या उसकी हेल्प करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन दोस्ती। ध्यान रखिएगा, चारों ही ऑपरेशन इम्पोर्टेंट है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, चीन भारत, भारत बांग्लादेश? तो देखिए यहाँ पे पूछा गया सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य आपका संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है आपका सर क्रीक विवाद। अब सर क्रीक विवाद कहाँ पर स्थित है वो देख लीजिए। मैं रफली एक फिगर बना रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका गुजरात है, इधर क्या है आपका, ये गुजरात वाला पार्ट है जो रन ऑफ कच्छ का पार्ट है। ये जो एरिया है यहाँ पर पाकिस्तान अपना दावा करता है। इसमें ये जो एरिया है आपके वेस्ट में गुजरात का रन ऑफ कच्छ वाला, यहाँ पर जो विवाद है उसे हम सर क्रीक विवाद कहते हैं। ये है आपके भारत और पाकिस्तान के मध्य में।
भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार या फिर प्रस्तावना। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की विवेचना की गई है, कल्याणकारी राज्य का विचार दिया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले भाग में कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। जब आप आर्टिकल नंबर आप 37 पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे आप? आर्टिकल नंबर 37 पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि राज्य कल्याणकारी योजनाएं चलाएगा, जिससे कि राज्य जो सरकार है कल्याणकारी योजना चलाएगी जिससे कि राज्य का कल्याण हो सके। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दे रखे हैं? तो भाग नंबर है आपका 4, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल जो है आपके 36 से लेकर 51 तक हैं। अदर ऑप्शन देख लीजिए क्योंकि वो भी आपके इम्पोर्टेंट हैं। मूल कर्तव्यों की बात की जा रही है तो वर्तमान में भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? आपकी 11 है। इनका प्रावधान कहाँ पे किया गया है? तो भाग नंबर 4 में किया गया है। और कौन से आर्टिकल में दे रखे हैं? तो आर्टिकल नंबर 51 के ए में इनको ऐड किया गया है। एक एक बारीकी पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। मूल अधिकार की बात की जाती है तो मूल अधिकार आपके कहाँ पे दे रखे हैं? तो भाग नंबर 3 में आपके मूल अधिकार आपके दे रखे हैं। कहाँ से कहाँ तक दे रखे हैं? तो ये दे रखे हैं 12 से लेकर 35 तक। एक एक इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। कितने प्रकार के मूल कर्तव्य हैं? तो आपके 6 टाइप के मूल कर्तव्य आपको दे रखे हैं। इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तांबा, तेल परिशोध, उर्वरक या फिर पेनिसिलिन उद्योग। तो देखिए यहाँ पर नागल की बात की जा रही है, किसके लिए जाना जाता है? पहले हमें पता होना चाहिए नागल शहर कहाँ पर है। तो ये आपका पंजाब का एक शहर है जो कि जाना जाता है आपके उर्वरक के लिए। किसके लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है आपका नागल क्षेत्र। कहाँ पर स्थित है? पंजाब शहर में स्थित है, ध्यान रखना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इस क्वेश्चन की हिस्ट्री समझ लीजिए। 2.5 दिन का झोंपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था आपका 1193। अब इसकी हिस्ट्री समझ लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये स्थित कहाँ पर है? तो अजमेर में स्थित है। अजमेर कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। 2.5 दिन का झोंपड़ा पहले एक प्राचीन वैष्णव हिंदू मंदिर था। क्या था आपका? वैष्णव हिंदू मंदिर था आपका, यानी वैष्णव टेम्पल था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसमें क्या किया कि कुछ तामझाम किए या फिर कुछ भी एडिटिंग की इसके अंतर्गत, क्योंकि इसकी जो डेट दी गई है बनाने की वो 1153 दी गई है, जब आपका पृथ्वीराज चौहान का शासन था। उस समय मोहम्मद गौरी भारत नहीं आया था, भारत में आया था आपका 1192 में। तो उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जब राजा बना तो उसने इसको तोड़ के वहाँ पर एक मस्जिद बना दी। कब बना दी? 1193 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1, कुतुबुद्दीन ऐबक। बाजार नियंत्रण प्रणाली सल्तनत काल में किसके द्वारा प्रारंभ की गई? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया कि बाजार नियंत्रण प्रणाली सल्तनत काल में किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की गई थी। बात करते हैं खिलजी वंश की। तो देखिए खिलजी वंश से आपका अलाउद्दीन खिलजी आपका बहुत अच्छा एक शासक था, या कह सकते हैं कि पावरफुल शासक था सल्तनत काल का। खिलजी वंश कब से कब तक चला था? तो खिलजी वंश आपका चला था 1200 से 90 से लेकर 1320 तक। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब खिलजी आपका कब शासक बना था? तो खिलजी बना था आपका 1296 में। कब बना था? 1296 से लेकर 1316 तक आपका ये रहा था। लगभग 20 साल तक आपका शासनकाल चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने।
तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बाजार नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के रचयिता कौन है? मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, अरस्तू या फिर प्लेटो। तो देखिए यहाँ पर आपकी बात की गई है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, इसके रचयिता कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, मॉन्टेस्क्यू। सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? सामाजिक बंधन। ध्यान रखिएगा पुस्तक का नाम है, कई बार आपका पूछा गया है। सामाजिक अनुबंध आपकी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन आपका अक्सर करके आपका आया हुआ है। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है? तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो आपकी गवर्नमेंट है, यानी जो हम गवर्नमेंट को चुनते हैं, गवर्नमेंट और जो जनरल लोग हैं आपके, पीपल हैं आपके, उनके बीच में एक समझौता होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट लोगों की भलाई के लिए कार्य कर सके। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा आपकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी गई है। यूनाइटेड नेशंस शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? रूजवेल्ट, लेनिन, स्टालिन या फिर लेनिन। देखिए यहाँ पर लेनिन 2 बार शब्द आ गया, इसको चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या सही है? यूनाइटेड नेशन शब्द किसके द्वारा आपका दिया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, रूजवेल्ट के द्वारा ये आपका शब्द दिया गया था। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की। तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब की गई है? तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई है 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए प्रत्येक 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशंस डे मनाते हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये डेट अक्सर करके आपसे पूछी जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? इब्न बतूता, बाबर, अबुल फजल या फिर बनायुनी। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये आपका महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किसमें किया गया है? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, बनायुनी के द्वारा महाभारत को फारसी में रूपांतरित किया गया है। अब महाभारत का फारसी में किस नाम से किया गया, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। तो रजमनामा के नाम से किया गया है। क्या? रजमनामा के नाम से आपका परिवर्तित नाम से किया गया महाभारत का ट्रांसलेशन फारसी भाषा में। एक्चुअल में महाभारत एक महाकाव्य है, जिसके लिखित रचयिता कौन है आपके? व्यास जी के द्वारा आपका लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि प्राचीन काल में आपके कौरव और आपके पांडवास के बीच में एक युद्ध हुआ था, जो चला था कितने दिन तक? 18 दिन तक आपका चला था। और आपके महाभारत में ही आपकी जो भगवत गीता है, गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बनायुनी के द्वारा महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया है। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका की जो गुफाएं स्थित हैं, किस राज्य में स्थित हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं आपकी भीमबेटका की गुफाएं हैं। भीमबेटका की गुफाएं जो आपकी प्रदर्शित करती हैं, आपके प्राचीन काल को प्रदर्शित करती हैं। ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो रायसेन हिल है आपकी, क्या है आपकी? रायसेन आपका एक ज़िला है, जहाँ पर आपकी कुछ पहाड़ियों के अंतर्गत आपकी पाई जाती हैं भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं किससे संबंधित है? तो प्राचीन काल से संबंधित है। यहाँ पर कई चीज़ें आपकी पाई गई हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन इम्पोर्टेंट है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, विटामिन के। अदर ऑप्शन देख लीजिए, क्योंकि विटामिन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है ब्लाइंडनेस। क्या होती है आपकी?
ब्लाइंडनेस जिसे हम रतौंधी कहते हैं। विटामिन डी की कमी से रोग होता है हम रिकेट्स जिसे हम सूखा कहते हैं। विटामिन सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी रोग। एक और आपके दो और देख लीजिए, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, क्योंकि अक्सर करके क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो विटामिन बी की कमी से होता है आपका वेरी रोग। एक और बचा है आपका विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग कम होता है, तो विटामिन ई की कमी से आपकी जनन क्षमता कम हो जाती है, रिप्रोडक्शन रेट क्या हो जाती है आपकी कम गिर जाती है या कम हो जाती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन में पूछा गया था कि रक्त का तबका जमाने के लिए कौन सा विटामिन इम्पोर्टेंट है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विटामिन के। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी, भगत सिंह, सावरकर, अश्विनी कुमार दत्त या फिर जितेंद्र दास। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि 1926 में नौजवान भारत सभा का निर्माण या फिर संगठन किसके द्वारा किया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 भगत सिंह के द्वारा आपका 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार ये पहले भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, चेतन भगत, शशि थरूर, सलमान रुश्दी, बी.एस. नयपाल। तो सही आंसर जो होगा वो है आपका एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई थी, क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शशि थरूर के द्वारा आपकी पुस्तक लिखी गई है। शशि थरूर का संबंध कैसे है, तो शशि थरूर का संबंध आईएनसी से है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक नेता हैं, एमपी हैं। इस बात को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था, फोलेट, बायोटिन, राइबोफ्लेविन या फिर थायमीन। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन कौन सा था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2 बायोटिन। इम्पोर्टेंट है, पहले 1897 में खोजा गया वो है आपका थायमीन, जिसे हम B1 कहते हैं। क्या कहते हैं, B1 कहते हैं। इसकी खोज की गई थी आपकी, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम से संबंधित है, शास्त्रीय, कथकली, कथक या फिर कुचिपुड़ी। तो देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है कि कौन सा लोक नृत्य असम से संबंधित है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 शास्त्रीय। शास्त्रीय किससे संबंधित है, असम से आपका संबंधित है, लोकगीत है आपका। और किस धर्म से संबंधित है, तो ये आपका वैष्णव धर्म से संबंधित है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। कौन से धर्म से आपका, तो वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसका प्रचार प्रसार किसने किया है, तो शंकर देव ने। क्या है, शंकर देव जी के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया गया है। अदर ऑप्शन देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट वो भी हैं आपके। कथकली किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके केरल राज्य से। कथक किससे संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और कुचिपुड़ी आपका संबंधित है आंध्र प्रदेश से। तो जो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 शास्त्रीय, आपका संबंध है असम राज्य से। एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। दो बिंदुओं के मध्य आपका विभवांतर कितना है, 5 वोल्ट का विभवांतर है। यहाँ पे पूछा गया है कि आपका कार्य कितनी मात्रा होगी, 10 जूल, 5 जूल, 0.5 जूल या फिर 0.40 जूल। तो जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आपको पहले देख लेना है कि क्वेश्चन में क्या क्या डाटा आपको एप्लीकेबल दे रखा है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पहले भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि यहाँ पर जो डाटा दे रखा है 2 कूलाम दे रखा है, यानी आवेश क्या दे रखा है आपको, 2 कूलाम दे रखा है। दूसरा है आपका विभवांतर दे रखा है 5 वोल्ट। क्वेश्चन में पूछा गया कि कार्य कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जब आपका कूलाम दे रखा है, आवेश दे रखा है, वोल्ट आपका दे रखा है, कार्य आपसे पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है।
तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि विभवांतर किसे कहते हैं, तो विभवांतर कहते हैं कि आपके आवेश को लाने वाला किया गया कार्य क्या कहलाता है, आपका कहलाता है विभवांतर। तो यहाँ से आपका W पूछा गया है, तो W क्या हो जाएगा, आपका B इंटू क्यू हो जाएगा। और B कितना दे रखा है 5 और कूलाम दे रखा है 2। तो सही आंसर होगा आपका 10 जुलाई यानी सॉरी जूल। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 10 जूल। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है, चमगादड़, नेवला, प्लेटिपस या फिर व्हेल। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन सा स्तनधारी आपके अंडे देता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्लेटिपस आपका एक ऐसा स्तनधारी है जो कि आपका अंडे देता है और जानवर भी है। कहाँ पर पाया जाता है मोस्टली, तो ये आपका पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, सिकंदरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फिर इलाहाबाद। तो देखिए अकबर का मकबरा बना हुआ है, किस स्थान पर बना हुआ है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, ये आपका सिकंदरा के पास में बना हुआ है। अब सिकंदरा कहाँ पर है, तो सिकंदरा आपका है आगरा में। किसके द्वारा बनवाया गया है, तो ये आपके जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। बात करते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर का शासनकाल कब था, कब बर्थ हुई थी, तो इनका जन्म हुआ था आपका 1542 में। कब से कब तक इनका शासनकाल रहा था, तो 1556 से लेकर 1605 तक इनका शासनकाल रहा था। इनका जो आफ्टर द डेथ इनका जो मकबरा बना हुआ है सिकंदरा बना हुआ है आगरा में। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे पर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपका सुरक्षा परिषद के बारे में पूछा गया कि उसके 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद आपके 10 आपके सदस्य क्या हो जाते हैं, चेंज होते रहते हैं। बात करते हैं जनरल असेंबली के बारे में, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो टोटल मेंबर इसके अंतर्गत होते हैं 15, जिसमें से 5 मेंबर तो आपके परमानेंट होते हैं, जिनका जो समय है वो कोई फिक्स नहीं है, वो हमेशा के लिए परमानेंट है। जबकि 10 आपके अस्थायी होते हैं, नॉन परमानेंट होते हैं। इनका कार्यकाल मात्र 2 वर्ष के लिए इनका इलेक्शन किया जाता है। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन किया जाता है, देश की कृषि एवं समृद्धि का विकास, देश का आर्थिक विकास, देश का सामाजिक विकास, देश का सामाजिक और आर्थिक विकास। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जीडीपी का सूचकांक क्षेत्रवार वितरण करने पर किसका मापन किया जा सकता है, तो सही आंसर होगा देश का सामाजिक तथा आर्थिक विकास दोनों का मापन किया जा सकता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है, कश्मीर, केरल, हरियाणा या फिर मणिपुर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, रागिनी नृत्य शैली या लोकगीत शैली का संबंध है आपके हरियाणा राज्य से। हरियाणा के बारे में समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट है आपका। हरियाणा की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। यहाँ पर जो एमएलए की सीट है वो कितनी है, तो टोटल सीटें यहाँ पर 90 हैं एमएलए की सीटें, जो विधायक की सीटें होती हैं। सरकार किसकी है, तो बीजेपी की यहाँ पे सरकार है। इम्पोर्टेंट आपके सीएम है, तो नायब सिंह सैनी आपके 2025 में यहाँ पे सीएम बनाया गया है। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? महाराष्ट्र, बिहार, अरुणाचल प्रदेश या फिर केरल। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, जनगणना 2011 के बारे में पूछा गया है कि किस राज्य की साक्षरता दर लिटरेसी रेट सबसे कम है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, बिहार राज्य की सबसे कम लिटरेसी रेट है। यानी बिहार की लिटरेसी क्या है आपकी, मिनिमम है, जबकि मैक्सिमम किसकी है, तो केरल राज्य की लिटरेसी रेट आपकी क्या है, मैक्सिमम है। अब बात करते हैं जनगणना के बारे में, इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से आते हैं कि भारत में जनगणना कब की जाती है। तो भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद आपकी की जाती है। कब से स्टार्ट हुई थी जनगणना, तो जनगणना स्टार्ट हुई है आपकी 1871 से, लॉर्ड मेयो के काल में आपकी स्टार्ट हुई थी। लेकिन 1871 में ये रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट नहीं हुई थी, रेगुलर बेस पे स्टार्ट हुई थी आपकी 1881 में, रेगुलर जनगणना यानी नियमित रूप से। तो इसकी हिस्ट्री भी आपको याद करनी है। यहाँ पे लॉर्ड रिपन का नाम इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आपके कई बार आपके पूछे गए हैं। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सबसे कम लिटरेसी रेट है आपकी भारत में बिहार राज्य की। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर नीति आयोग। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। किस आर्टिकल में इसका प्रावधान दे रखा है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 263 में इसका प्रावधान दे रखा है। कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती, सिंधु, ब्यास या फिर रावी। तो देखिए इम्पोर्टेंट है आपका, हड़प्पा स्थल के बारे में पूछा गया है किस नदी के तट पर स्थित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सिंधु नदी के तट पर आपका स्थित है। अगर मैं वर्तमान की बात करूं हड़प्पा स्थल कहां पर है, तो वर्तमान में ये हड़प्पा स्थल आपके खंडर हैं जो उसके वो पाकिस्तान देश में आपके स्थित हैं। किस नदी के किनारे पर है? सिंधु नदी के किनारे पर है। तो इस प्रकार आज के हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे आपके पेट 2025 की रेगुलर बेसिस पर तैयारी करना चाहते हैं और करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए हम जो 10 नंबर की करंट अफेयर्स आने वाली है, उनके लिए हम एक्चुअल में 10 वीडियो लेकर आने वाले हैं, जो कि टॉपिक वाइज होगी। उसमें से आपका एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें आपके टोटल इंडेक्स और रिपोर्ट्स 2025 जितने भी लास्ट 7 मंथ्स में आए हुए हैं उनको कवर किया गया है। उनमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसने जारी किया गया है, कितनी रैंक है, भारत की टॉप मोस्ट कितनी रैंक है, ये सभी क्वेश्चंस आपको डिटेल में वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और ऑलरेडी वहाँ पर आपके प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।